गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ आप सब घर पर ठीक हैं। कोरोना वायरस के चलते मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहती हूँ कि कोई भी अपने घर से बाहर न जाए। अपने फेस पर मास्क अवश्य लगाएं और कुछ कुछ समय बाद अपने हाथों को ज़रूर धोएं। अगर आप किसी से भी मिलते हैं तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 8 पवन, तूफान और चक्रवात। 8.3 गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। क्रियाकलाप 8.5 एक कवथन नली लें। नली के मुख पर एक गुब्बारे को बांधिए। आप इसे कसने के लिए टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म पानी डालिए। गुब्बारा लगी कवथन नली को गर्म पानी में इस प्रकार रखिए कि गुब्बारा पानी से बाहर रहे। चित्र 8.6 2-3 मिनट तक यह देखिए कि क्या गुब्बारे के आकार या माप में किसी प्रकार का बदलाव होता है। कवथन नली को पानी से बाहर निकाल लीजिए। इसे कमरे के ताप तक ठंडा होने दीजिए। अब एक अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ का ठंडा पानी लें और कवथन नली को पहले ही की तरह 2-3 मिनट के लिए ठंडे पानी में रख दीजिए। गुब्बारे के आकार में होने वाले बदलावों का अवलोकन कीजिए। कवथन नली के मुख्य पर बांधा गुब्बारा। गर्म जल में डूबी हुई कवथन नली। बर्फ़ के ठंडे जल में डूबी हुई कवथन नली। आपने अवलोकनों के आधार पर विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। गुब्बारे कवथन नली को ठंडे जल में रखने पर पिच क्यों जाता है। कवथन नली को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है। क्या हम पहले प्रश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु गर्म किए जाने पर प्रसारित होती है, अर्थात वह फैल जाती है। क्या आप अब यह बता सकते हैं कि ठंडी किए जाने पर कवथन नली के अंदर उपस्थित वायु में क्या होता है। आपको क्रियाकलाप 8.6 संभवतः बहुत रोमांचक लगेगा। इससे आपको गर्म वायु के विषय में और अधिक जानकारी एकत्रित करने में सहायता मिलेगी। क्रियाकलाप 8.6 बराबर माप के कागज के 2 खाली कप अथवा कागज की 2 खाली थैलियाँ लीजिए। दोनों थैलों को लकड़ी अथवा धातु की किसी छड़ के 2 किनारों से अच्छी प्रकार से लटका दीजिए। ध्यान रहे कि कागज के कपों अथवा थैलियों का मुख नीचे की ओर रहे। छड़ के बीच में एक धागा बांधकर उसे धागे से इस प्रकार पकड़े जैसे कि किसी तारूज में वजन तोलते समय करते हैं। चित्र 8.7 अब किसी एक थैली के नीचे चित्र में दर्शाए अनुसार जलती मोमबत्ती को रखें। देखिए क्या होता है। थैलियों का संतुलन क्यों बिगड़ने लगता है। क्या यह क्रियाकलाप दिखाता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की तरफ उठती है, जैसे कि मोमबत्ती की लौ से गर्म वायु ऊपर की तरह उठती है, वह थैली को ऊपर की ओर ले जाती है। क्या संतुलन का बिगड़ना यह प्रदर्शित करता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है। क्या आप अब यह बता सकते हैं कि धुआं ऊपर की ओर क्यों उठता है। यह याद रखिए कि गर्म किए जाने वाले वायु का प्रसार होता है, अर्थात वह फैलती है और वह अधिक स्थान घेरती है। जब कोई
जब कोई दी गई वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की अनुभव होती है। अंत गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है। यही कारण है कि धुआं ऊपर की ओर उठता है। प्राकृतिक में ऐसी अनेक स्थितियां होती हैं जहां किसी क्षेत्र या स्थान में वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र का वायु दाब कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र के समीप के क्षेत्र में ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है। इससे वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, जैसा कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा था। 8.4 पवन धाराएं पृथ्वी के आसमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ हम कुछ ऐसी स्थितियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं स्थापित होती हैं। ये स्थितियाँ हैं ध्रुवीय और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों का असमान रूप में गर्म होना। संभवतः आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के समीप के क्षेत्रों को सूर्य से अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होती है। इससे इन क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के समीप की वायु गर्म हो जाती है। गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और ठंडी वायु भूमध्य रेखा के दोनों तरफ स्थित 0 से 30 डिग्री अक्षांश की पट्टी के क्षेत्रों में भूमध्य क्षेत्र की तरफ गतिशील हो जाती है। इस प्रकार पैदा हुई पवन धाराएं दक्षिण और उत्तर से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 600 अक्षांश तक के क्षेत्रों की वायु से अपेक्षाकृत अधिक ठंडी होती है। इन स्थानों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस तरफ प्रभावित होने लगती है। इस प्रकार वायु का प्रभाव ध्रुवों की अपेक्षा में अधिक गर्म क्षेत्रों की तरह होता रहता है, जैसा कि चित्र 8.8 में दर्शाया गया है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि 30 डिग्री तथा 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्रों के असमान रूप में गर्म होने के कारण पवन प्रवाह की दिशा 30 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश की तरफ होगी। पवन प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की तरफ होती है। दिशा में यह बदलाव पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। थल और जल का आसमान रूप से गर्म होना। अध्याय 4 में आपने थल समीर तथा समुद्र समीर के बारे में पढ़ा था। गर्मियों में थैलीन क्षेत्र अधिक तीव्रता से गर्म होता है और अधिकतर समय में थल का ताप समुद्री जल की तुलना में अधिक रहता है। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इससे पवन का प्रवाह समुद्र से थल की तरफ होता है। यह मानसूनी पवनें होती हैं। सर्दियों में पवन के प्रवाह की दिशा विपरीत हो जाती है, अर्थात ये पवनें थल से समुद्र की ओर बहना शुरू कर देती है। समुद्रों की तरफ से आने वाली पवन अपने साथ जल बाष्प ले कर आती है, जिसके कारण वर्षा होती है। यह प्रक्रमण जल चक्र का एक चरण है। गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जल के कण लाती हैं, जिससे वर्षा होती है। बादल वर्षा लेकर आते हैं और हम आनंद का अनुभव करते हैं। हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए मुख्य रूप से वर्षा पर ही निर्भर करते हैं। वर्षा और बादलों से जुड़े अनेक लोक गीत प्रचलित हैं। यदि आपको ऐसी कोई कविता या गीत याद हो तो अपने
सहपाठियों के साथ उसे गाकर इसका आनंद उठाएं। 8.5 तड़ित झांझा और चक्रवात। तड़ित झांझा भारत जैसे अर्ध गर्म उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होते रहते हैं। ताप बढ़ने के कारण ऊपर की ओर उड़ती हुई पवन प्रबल हो जाती है। पवन वायु में पूर्वत विद्वान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है। यहाँ ताप में कमी होने के कारण ये जम जाती है और दोबारा नीचे की ओर गिरने लगती है। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठ जाती है। वायु की परस्पर क्रिया से तड़ित कोगती है, जिससे ध्वनि पैदा होती है। यह घटना तड़ित झांझावात कहलाती है। आप तड़ित झांझावात के विषय में उच्च कक्षाओं के विस्तार में पढ़ेंगे। इस वीडियो को बार बार देखो, सुनो और समझो।